हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही विवादित टॉपिक जो आज के समय में माना गया है वर्ण व्यवस्था। कुछ लोग वामपंथी विचारधारा और जो विदेशी विद्वान हैं पाश्चात्य वर्ग मिशनरीज, इन सारे लोग इस वर्ण व्यवस्था पर जबरदस्त उठाघात करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक ये बताने की कोशिश किया कि वर्ण व्यवस्था शोषण करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने जो स्टडीज किया, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा, उस आधार पर मैं आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पर वर्ण व्यवस्था को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो कास्ट सिस्टम नहीं है। हमारा वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होते थे। अगर आप इस जो आज कास्ट सिस्टम की बात होती है, आप यूरोप को देख लो, अमेरिका को देख लो, उनके पिछले 150 साल 100 साल से पहले के आप इतिहास को देखो, उनके यहाँ जो जबरदस्ती भेदभाव जो सारी चीजें होती थी वो भारत में आपको प्रदर्शित नहीं होती है। हाँ, एक चीज थी कि हमारे यहाँ कालखंड के साथ साथ कुछ विकृतियां आई। इस बेहतरीन व्यवस्था को में कुछ विकृतियां आई है, कुछ कमियां आई है, उसको हम आपस में मिलकर बैठकर बात इस पर चर्चा करके उस विकृतियों को हमें दूर करने की जरूरत है, बजाय किसी बाहरी का इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? इसको गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। इसका मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह, यानी इन चारों वर्णों को गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। तस्य कर्तारमपि, ये कहने का भगवान का भाव है। तो यहाँ तो भगवान साफ साफ श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं? पानीपत के आगे कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण सीधा सीधा कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन चारों वर्णों, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को भगवान श्री कृष्ण ने गुण कर्म के आधार पर बनाया है। अब एक कैसे होता है इसको समझिए। हम मैटर्स को, स्टेट ऑफ मैटर्स को क्लास 9th-10th में हम इसको समझते आए हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स को जैसे आप समझते आए, वहाँ भी पदार्थ होते हैं, मैटर्स होते हैं। मैटर्स यानी पदार्थ क्या होते हैं? जो स्थान खेलता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उनको हम पदार्थ मैटर्स कहते हैं। तो जिस प्रकार मैटर्स को समझने के लिए, उनकी व्यावहारिकता को बताने के लिए उनका क्लासिफिकेशन जरूरी है, उसी प्रकार नॉलेज और स्किल के बेस पर हमें अलग समाज को एक विकसित समाज बनाने के लिए हमें उनको उनके स्किल का यूज करने के लिए और समाज में उनका अनुभव अपने उपयोग में लेने के लिए वर्ण व्यवस्था एक जरूरी चीज हो गई थी। वर्ण का मतलब यहाँ पर रंग से नहीं है। वर्ण का मतलब यहाँ पर व्यवस्था, वर्ण का मतलब यहाँ स्किल, नॉलेज और पर्सनालिटी से है। तो जिस प्रकार पदार्थों को उनके गुण कर्मों के आधार पर 3 वर्णों में विभाजित किया गया था, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थों की ये जो वर्ण 3 वर्णों में विभाजित किया गया था, वो किस बेस पर? फिजिकल अपीयरेंस यानी स्टेट के बेस पर, स्किल और नॉलेज के बेस पर, मोबिलिटी, गतिशीलता, सततता यानी लगातार उनमें मेहनत करने की लड़क या जिज्ञासा कैसी है, डेंसिटी यानी गंभीरता, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जिसको हम साइंस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं यानी प्रगाढ़ता, अर्थात उन लोगों के साथ कितना प्रैक्टिकल, कितना इमोशनल है। इस बेस पर हम चातुर्वर्ण की व्यवस्था की गई है, ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। ए मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ऐसा चतुर्वर्ण का कॉन्सेप्ट दिया गया। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जन्म से मृत्यु के कालखंड में नियत द्वारा एक नियत कार्य हमें दिया जाता है, उसे हमें अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति से पूरा करना होता है, संपूर्ण करना होता है। इस जो कालखंड होता है, इस कालखंड में हम अपने अपने स्वभाव, अपने अपने प्रकृति के आधार पर हमारे अंदर कुछ स्किल होते हैं, हमारा कुछ इंटरेक्शन होता है, हमारा कुछ इंटरेस्ट होता है, हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ संस्कार अर्जित करते हैं, कुछ व्यवहार अर्जित करते हैं और वही हम समाज को बताते हैं। तो इन अलग अलग व्यवहारों के आधार पर चतुष्कोण का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ठोस, द्रव, गैस, ये 3 प्रकार के वर्ण
व्यवस्था पदार्थों के लिए किया गया, लेकिन सोचने समझने और व्यवहार करने की एक अलग ज्ञान की पराकाष्ठा होने की वजह से हम मनुष्य हैं, और मनुष्यों के अंदर इसीलिए वर्ण व्यवस्था आया, उनके नॉलेज के और संस्कार के आधार पर। अब एक सवाल होता है आपके अंदर, अब एक सवाल आपके अंदर पैदा होता है कि क्या वर्ण परिवर्तन किया जा सकता है? जी हाँ। अब आप कहोगे कि अगर पदार्थों का सॉलिड लिक्विड गैस का इंटरचेंजेबल होते हैं, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो क्या इस आधार पर आप बोल सकते हो कि वर्ण परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, हमारे यहाँ वर्ण परिवर्तन शिक्षा, संस्कार, व्यवहार, स्किल को अलग अलग, जैसे कि ब्राह्मण त्याग त्याग का होता है, सब कुछ समाज को अर्पण करने वाला होता है, लेकिन साथ साथ उसमें विनम्रता होता है, कटुता नहीं होती है। क्षत्रिय क्षत्रिय के अंदर भी त्याग होता है, लेकिन उसके अंदर एक कठोरता होती है। अगर वो विनम्र हो जाएगा तो देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। व्यापारी वर्ग सब कुछ अगर त्याग कर देगा तो देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकता है। उसके अंदर त्याग के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी जिम्मेवारी होती है। साथ साथ वो कठोर नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यापार चलाना है दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ, प्रांतों के साथ हमें व्यापार चलाना है। तो व्यापार चलाने के लिए विनम्रता और कूटनीति जबरदस्त तरीका होना चाहिए। तो और शुद्ध शुद्ध का मतलब यहाँ पर ऊंची नीची जात का नहीं है, सेवा के भाव से है। जो समाज में अपना देखो, हमारे चारों वर्णों के अंदर त्याग की भावना है, और सबके अंदर अलग अलग स्किल है, अलग अलग और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो शुभ के अंदर सेवा की भावना है, समाज के लिए सब कुछ करना है, समाज से अर्जित करना, विनम्रता है, और ये आपस में मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, और लिक्विड का सॉलिड में बनने के प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। वैसे लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को इवेपोरेशन, और गैस का वापस लिक्विड में बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन, और गैस का वापस सॉलिड बनने के प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। और इसके साथ साथ एक बीच की अवस्था होती है, जिसे हम जो ट्रिपल पॉइंट होती है, जिसको ट्राई पॉइंट कहते हैं, जिसको हम अलग अलग दूसरे अलग अलग नामों से बताते हैं। तो ये जो वर्ण परिवर्तन है, ये जो पदार्थों में वर्ण परिवर्तन, वैसा मानव के व्यवहारिक जीवन में, सनातन संस्कृति में भी वर्ण परिवर्तन के अनेक उदाहरण हैं। लेकिन सबका वर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको संबंधित जिस वर्ण में आपको जाना है, उसके जैसे आपको स्किल, व्यवहार, संस्कार, शिक्षाओं, ये सारे आपको अर्जित करने होंगे। जैसे आज के समय में ढेर सारे आज ब्राह्मण बनने की ललक सब में कम है, सब व्यापारी बनने की ललक ज्यादा है। सभी बिजनेस करना चाहते हैं, सभी अर्थ इकट्ठा करना चाहते हैं। तो आज व्यापारी जैसे सभी नेचर इकट्ठा करें, तो आज व्यापार वर्ग बहुत ज्यादा, व्यापार वर्ण बड़ी वर्ण में लोग जाना चाहते हैं, इसलिए वैसा शिक्षा लोग ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन सबका सबका वर्ण परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। जैसे वाटर मालिक्यूल्स, H2O मालिक्यूल्स को आप सॉलिड लिक्विड गैस में कर सकते हो, लेकिन लकड़ी का आप वर्ण परिवर्तन नहीं करा सकते हो। लकड़ी केवल सॉलिड में है, ये एमॉर्फस फॉर्म में है। इसको लकड़ी को आप चाहो तो लिक्विड में करना या गैस में करना इम्पॉसिबल जैसा है। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसको परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। हाँ, इसको दूसरा जन्म लेकर वर्ण परिवर्तन हो सकता है। इसके यानी कि लकड़ी को जलाकर अपने कंपोनेंट जिनसे मिलकर बने उसमें कन्वर्ट हो, वापस एक रिएक्शन के द्वारा आपस में एक कंपोजिशन बनाकर सॉलिड लिक्विड गैस की अवस्था में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा वर्ण व्यवस्था के बारे में केमिस्ट्री के बेस पर आपको समझाने का प्रोसेस। बाकी अपने भगवान श्री कृष्ण में हमें विश्वास रखना है, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो अपने जुबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा है? अध्याय 4 के श्लोक 8 में उन्होंने ऐसा हमसे कहा है। तो हमें उस नारायण सदस्य को ध्यान में रखते हुए अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अपने व्यवहार, आचरण को उन्नत करते हुए अपने समाज, अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र को हमें विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिशा में कार्य करना चाहिए। हमें आपस में किसी भी प्रकार के भेदभाव, अवेयरनेस को खत्म करते हुए एक दूसरे के लिए
साथ हम आपसे किसी दूसरे चैप्टर में, दूसरे एपिसोड में जरूर मिलेंगे। एक साथ चर्चा आपके साथ करेंगे। जय श्री कृष्ण।